आज जो है मैथ्स की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आपको ऑलरेडी दिख चुका है कि आज हम पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के लिए मैं पहले से इस टॉपिक को यहाँ से जाके कुछ स्टार दे देता हूँ कि भाई यहाँ से हर जगह कहीं न कहीं सवाल आना ही आना है, फिक्स है। तो हर एग्जाम में कहीं न कहीं इसका सवाल पूछा ही जाता है। तो देखो आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं कि इसमें छोटे से छोटा क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और बड़े क्वेश्चन वो क्या पूछ सकता है। ठीक है, तो पूरा टॉपिक जो है देखने के लिए कंप्लीट मेरे साथ पूरे वीडियो तक बने रहना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अभाज्य संख्या में सबसे पहले हम अभाज्य संख्याएं निकालेंगे। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या कौन सी होती है, पहले परिभाषा देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे संख्या निकालते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या है और एग्जाम्पल की इसमें से कौन सी होती है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन की बात करते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य, वैसे नाम ही बता रहा है कि अ और भाज्य। भाज्य मतलब भाग जाना और आगे अ लग गया, इसका मतलब है भाग नहीं जाना। तो इसका थोड़ा सा बेस समझा रहा हूं आपको कि अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या है, क्यों है। ये देखो, जैसे कोई भी नंबर है, जैसे आप देखो एक नंबर है 15 है। कोई भी नंबर हो, उस नंबर में हमेशा खुद का भाग तो जाएगा ही जाएगा, चाहे कितना बड़ा नंबर क्यों नहीं हो। और कोई भी नंबर हो उसके अंदर एक का भाग तो जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब है कि हर वो नंबर कोई भी हो मैथ्स का, उसमें अपने खुद का भाग जाएगा और एक का भाग तो जाएगा ही जाएगा। तो फिर हम अभाज्य किसे कहेंगे। तो अभाज्य हम उसे कहेंगे कि वे संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावा और किसी का नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक और स्वयं का भाग तो जाना ही जाना, उसको नहीं रोक सकते हम। तो इसका मतलब है अभाज्य संख्या की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाए वे कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं। लेकिन इसमें एक दिक्कत और है, और वो दिक्कत कहां है वो समझाता हूं मैं आपको, फिर आपको बताता हूं कि इसकी दूसरी डेफिनेशन जो है, दूसरी परिभाषा क्या है। तो यहां से आता है, सबसे पहले कुछ नंबर देख लेता हूं यहां पर, वो है 1 2 3 और 4। ठीक है, और जो ऑफलाइन पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा, बिल्कुल ऐसे का ऐसे कुछ मैं क्लास में भी पढ़ाता हूं। अब देखो सवाल को सॉल्व करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं 4 से। वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा और किसी का भाग नहीं जाए, लेकिन 4 में तो भाग जाता है, किसका जाता है, 2 का। तो एक व स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाए, अगर जाए तो फिर ये भाज्य नहीं, अभाज्य नहीं है। फिर ये कौन सी बन जाती है, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ठीक है, भाज्य संख्या। अब आते हैं 4 में। 4 में देखो एक व स्वयं के अलावा और किसी का भाग जाता है क्या इसमें। तो 3 में एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, तो ये कौन सी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई, प्राइम नंबर। क्लियर। चलो आगे देखो 2 में। 2 में एक व स्वयं के अलावा और किसी का भाग जाता है, नहीं जाता है, इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला, एक वाले में। ठीक है, देखना डेफिनेशन में कंप्लीट कर रहा हूं। वे संख्या जिसमें एक व स्वयं, एक स्वयं भी एक ही है, वे संख्या जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाए। तो एक में एक के अलावा किसी का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। इस हिसाब से तो फिर तो ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए, जबकि आप सब जानते होंगे कि एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब आता है पॉइंट वाई, क्यों एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं होती है। तो पॉइंट यहां से जो है हमें जो लाना आंसर, वो एक्चुअल आंसर इसकी एक परिभाषा और है, वहां से लाना पड़ेगा। तो अभाज्य संख्या के लिए हम बड़ी संख्याओं के लिए जब भी जाते हैं तो डेफिनेशन बिल्कुल सही है कि एक व स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाए। लेकिन एक को अगर प्रूव करना है तो इसके लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता दूं डेफिनेशन के लिए क्या है। वे संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ, वे संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, 2 फैक्टर हो। वे संख्या जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो, वे ही अभाज्य संख्याएं कहलाती है।
दो से ज्यादा अगर हो जाते तो फिर ये वो संख्या कौन सी बन जाती है, भाज्य संख्या। मतलब जिनके दो से ज्यादा, अब दो से ज्यादा कितने कितने भी हो, तो दो से ज्यादा कितने भी हो, तो दो से जस्ट ज्यादा कितने हुए, तीन हुए, उससे ज्यादा कितने भी हो, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, कम से कम तीन, कम से कम तीन गुणनखंड हो, कम से कम तीन गुणनखंड हो। तो इसके मिनिमम जो है 3 फैक्टर हो, तो 3 4 5 आगे चाहे कितने भी हो, और इसके लिए सिर्फ दो, ना तो दो से कम ना दो से ज्यादा। अच्छा, गुणनखंड का क्या मतलब है, तो ज्यादा डीप में मत जानना कि फैक्टर क्या है, एलजेब्रा आ गई, नहीं। गुणनखंड का मतलब है कि किसी संख्या में जिस जिसका भाग जाता है वो सब गुणनखंड कहलाते हैं, जिस जिसका भाग जाए वो सब गुणनखंड है। कैसे, देखो यहां से अभी आपके सामने 4 लिखा है, अब 4 में किसका भाग जा रहा है, 1 का, फिर 4 का, फिर 2 का, तो भाग किसका गया, 1 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 2 का जा रहा है। इसका मतलब कितनी संख्याओं का भाग गया, 3 संख्याओं का। तो ये 3 संख्याओं का भाग गया है, इसलिए इसके गुणनखंड कितने हुए, 3 गुणनखंड हुए। तो 3 गुणनखंड हो गए, इसका मतलब अब ये संख्या कौन सी बन गई, भाज्य संख्या बन गई। क्लियर। सेकंड देखो, अभाज्य संख्या ये वाली 1 3, तो इसके अंदर गुणनखंड देखो, 1 का भाग गया और संख्या में 3 का भाग गया, तो 1 का भाग ये भी काउंट होगा, 1 3 का भाग गया ये भी काउंट होगा, इसका मतलब कितना हो गए, 2। तो 1 का और 3 का भाग गया, मतलब कितने गुणनखंड हुए, 2। और जिसके 2 गुणनखंड हो वो क्या कौन सी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। देन आता आगे, 2 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब यहां पर 2 संख्याओं का भाग जा रहा है, और 2 संख्याओं भाग जाए वो कौन सी हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। अब आते हैं 1 में किसका भाग जाता है, तो दोस्तों देखो यहां लिखा भले ही ये, लेकिन 1 में भाग जाता है किसका है, अब उसको देखो। तो 1 में किसका भाग जाएगा, तो भाई 1 में 1 का भाग है तो जाएगा, और किसका जा रहा है, और किसी का नहीं जाता है। तो 1 में 1 का ही भाग जाता है और किसी का नहीं जाता है। इसका मतलब क्या, इसके 2 गुणनखंड हुए क्या, नहीं हुए। तो इसके कितने गुणनखंड है, इसके सिर्फ 1 गुणनखंड है। तो ध्यान ना, मैथ्स में यहां पर मैथ्स में एक ही नंबर ऐसा है, ठीक है, ये एक नंबर ऐसा है जो जिसके एक गुणनखंड होता है और कोई नहीं होता है, मतलब एक से ज्यादा नहीं होते हैं। अगर एक से ज्यादा 2 हो जाते तो क्या बन जाता है, वो अभाज्य संख्या, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। फिर सेकंड है भाज्य संख्या, तो भाज्य के लिए कम से कम कितने गुणनखंड चाहिए, 3। तो एक बेचारा ऐसा है जो न तो अभाज्य में आ सकता है और न ही भाज्य में आ सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, एक जो है वो न अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। तो एक न अभाज्य है, न ही भाज्य है, न सम है, ओनली एंड ओनली ये एक विषम संख्या, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। क्लियर। अब तो ये ध्यान ना, ये एक दिक्कत करता है, इसलिए डेफिनेशन काम आती है। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट देखो। और जब भी आपको ये ऐसे कभी लिखना हो तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे मैं साइड में आ गया, स्क्रीनशॉट लेकर आराम से रख सकते हो आप। चलो आगे बढ़ते हो। और अब देखो आगे है 1 से लगाकर 100 तक अभाज्य संख्या कौन सी होती है। मैं सारी अभाज्य संख्या आपको निकाल के बता रहा हूं कि अभाज्य संख्या कौन सी। जैसे स्टार्ट करते हैं 1 से 10 के बीच में अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे पहले आता है कौन, 2, 2 के बाद आया कितना, 3, फिर आता है 5, फिर आता है 7। ठीक है। अच्छा, अभाज्य संख्या कौन सी होगी, इसके लिए हम ढूंढेंगे कैसे। अब 1 से 100 तक निकालेंगे, कैसे पता करेंगे कब कौन सी ढूंढनी है, तो कुछ पॉइंट बता दूं आपको मैं। यहां पर अभाज्य संख्या जो होगी, उस अभाज्य संख्याओं में 2 के बाद और कोई सम संख्या आ सकती है क्या, पॉइंट समझना। 2 के बाद कोई भी सम संख्या आ सकती है या नहीं, तो जैसे देखो 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सब इवन नंबर सम संख्या है। अब सम संख्या अगर होगी तो एक यहां से बेसिक पॉइंट सीखना, ठीक है। सम संख्या ये होगी, अब मैं आपको बोल रहा हूं वे संख्या जिसमें 1 और स्वयं का भाग वो तो हर संख्या में जाता ही जाता है। तो यहां पर देखो 1 और 8 का भाग जाएगा, 1 और 6 का भाग जाएगा, 1 और 4 का भाग जाएगा। लेकिन जो भी सम संख्या होगी उनके अंदर 2 का भाग भी तो जाएगा। तो कोई भी कितनी भी बड़ी सम संख्या क्यों नहीं हो, हर संख्या में अपना खुद का भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा, और अगर ये सम हुई तो सम होने पर 2 का भाग जाएगा ही जाएगा। तो सम संख्या होने पर 2 का भाग जाएगा, और किसी का जाए या नहीं जाए उससे मतलब नहीं है। आप तो देखो सम का भाग तो जाएगा, मतलब 2 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। और जैसे ही 2 का भाग गया सम संख्या में, अब उसके फैक्टर हो जाएंगे 3।
बात समझ आ गई। जैसे ही कोई सम संख्या हुई तो एक और स्वयं तो हो गई, उसके अलावा 2 का भाग और जाएगा, तो इसका फैक्टर कितने बन गए 3। और जैसे ही 3 फैक्टर बन जाते हैं अब वो संख्या कौन सी हो जाएगी, भाज्य संख्या। इसलिए 2 के बाद 2 जो है वो सबसे छोटा है, क्योंकि 2 में एक और स्वयं 2 ही होता है, इसलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 2 अकेला ऐसा नंबर है जो सम होता है अभाज्य संख्याओं के अंदर। बाकी जितने नंबर है वो सारे के सारे क्या आएंगे, विषम आएंगे। बात क्लियर हो गई क्यों आ रहे हैं विषम। तो अब आते हैं आगे, आप जो 1 से लगाकर 100 तक अभाज्य संख्या हम जो ढूंढने जा रहे हैं उसके अंदर कोई भी सम संख्या हमें नहीं लेनी है, सिर्फ 2 ले लिया, उसके बाद कोई सम संख्या लेनी नहीं है। अब आते हैं पॉइंट पे, 11 से 20 कितनी संख्या होती है दोस्तों, 10। तो 11 से 20 10 संख्या है। अब 10 संख्याओं में से 5 संख्या तो सम होगी, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि 71 से लगाकर 90 तक अभाज्य संख्या ढूंढ के बताओ कौन सी है। तो या तो आप याद करके रखो या फिर इसमें से अभी निकालने का तरीका बता देता हूं मैं आपको। तो क्या करना है, देखो 11 से 20 में 10 संख्या होती है, 10 में से 5 तो सम हो गई, उन्हें हटा दो, अब रिमेनिंग कितनी बच गई, 5। अब उसके अंदर भी एक पॉइंट और है, और वो है इन सब का सेंटर में आएगा कौन, 5, 15, 25, 35 ये वाला नंबर आएगा। अब समझना 5 के बाद जितने भी 5 वाले नंबर आएंगे, 5 वाले मतलब ये 5, 15, 25, 35, 45 जो भी नंबर आएंगे, इन सब के अंदर 5 का भाग तो जाएगा जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक 5 आ रहा है बस, उसके बाद 5 वाला नंबर और कोई नहीं आ सकता, जिसके लास्ट में 5 हो वो नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें 5 का भाग चला जाएगा। तो अब आता है फाइनली पॉइंट पे आते हैं, 11 से 20 10 संख्या होती है, 10 में से 5 सम होती है, उन सम को हटा दो 5 को, उसके बाद बची कितनी, तो उसके बाद बची है 5 और उसमें से एक और हटा दो 5 वाले को, अब कितने बच गए 4। तो इसका मतलब है हमें सिर्फ 4 संख्याएं ढूंढनी है कि उसके अंदर किसी का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आई बात समझे। तो इतने ये जो डिटेल है, ये डिटेल आपको पहले से पता होनी चाहिए, वरना संख्या तो सिर्फ 4 ही है जिसे हमें ढूंढना है। चलो अब लाता हूं मैं 4 संख्या, वो कौन सी है, चलो शुरू करते हैं। तो यहां से सबसे पहले मैं कुछ चीजें लिख दूं, 2 के बाद आपको कोई सम नहीं लेनी है, कोई भी इवन नंबर, ठीक है, ये नहीं लेना है, क्लियर। और 5 के बाद 5 के बाद कोई अंतिम 5 वाला नहीं लेना है, अंतिम 5 वाला नहीं लेना है, ठीक है। 5 के बाद तो शुरू करते हैं इसमें, देखो 2, 3, 5, 7, उसके बाद 8 नहीं लेना है, विषम 9 पे आता है, 9 में 3 का भाग जाता है तो नहीं लिया। अब आते हैं 11 से 20 में, तो 11 से 20 में कौन हुआ, तो एक तो 11 खुद हो गया, 11 के बाद कौन सा 13, ओनली विषम सोचो, 13 बार 15 नहीं लेना है, 15 लेना ही नहीं, फिर कितना आया 17, और 17 के बाद कौन आया 19, ऐसे। तो संख्या सिर्फ 4 है, ढूंढने में आसानी हो जाएगी। अब आता है नेक्स्ट क्या, 21 से 30, 21 3 का भाग जा रहा है, उसके बाद कौन सा आया 23, ये 23, वो 25 लेना ही नहीं है, 27 में भाग जा रहा है, उसके बाद कौन सा आया 29, 29 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो 31 से 40 पे, तो सबसे पहले 31, फिर 33 नहीं लेना, 3 का भाग गया, 35 लेना ही नहीं है, 37, 37, और 39 जो है उसमें 3 का भाग जा ही रहा है, नेक्स्ट 41, ठीक है। अब आसान हो गया थोड़ा सा मामला, तो 41 में किसी का भाग नहीं जाता है 41, अब 43, फिर 45 में भाग जाता ही है, तो इसका मतलब बचा कौन आगे 47, और 49 जो है 49 में 7 का स्क्वायर होता है तो वहां करना ही नहीं। फिर आते हैं 51 से 60 में, तो 51 5 और प्लस 1, ये 3 का नियम होता है, भाग का नियम, जो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, भाग के नियम पढ़ाऊंगा, तो वहां आपको पता होगा कि भाग का नियम क्या होता है, कि जब भी किसी संख्या के अंकों का योग ऐसा हो कि जिसमें 3 का भाग जा रहा हो, अंकों का योग ऐसा हो जिसमें 3 का भाग जाए, तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग जा रहा होगा, तो कि 3 का नियम यहां फॉलो हो जाएगा। 51 है, नहीं याद आए तो 5 + 1 6 हो गया, मतलब 3 का भाग जा रहा है, तो 51 नहीं होगा। फिर बचा कौन 53, 53 में किसी का भाग नहीं जाएगा। देन 55 नहीं लेना है, 57 5 7 12 होता है, नहीं लेना है। फिर कौन है 59, 59 किसी पहाड़े में नहीं आता है, तो ये हो गया 59, ठीक है। नेक्स्ट देखो 61 से,
तो 61 से लें तो 61 सबसे पहला 6 + 1 7, 3 का भाग भी नहीं जाएगा और किसी पहाड़े में आता नहीं है। 63 6 और 3 है तो इनका भाग जा रहा है। 65 लेना नहीं है। फिर आया 67 6 और 7, तो 6 और 7 6 + 7 13 होता है, इसका मतलब इसमें भी भाग नहीं जाना है। उसका 69 6 और 9 है, 3 का भाग डायरेक्ट जा रहा है। फिर बढ़ते हैं आगे और 71, तो 71 ये 71, 7 और 1 71 में किसी का भाग नहीं जाता है। देन 73 ये 73, 7 + 3 10 होता है, तो इस वाला इसमें भी किसका भाग नहीं जाएगा। 75 में भाग आराम 5 वाले लेने ही नहीं है। 77, तो 77 में भाई डायरेक्ट 7 का भाग जा रहा है। 79, अब 79 में किसी का भाग जाता है, नहीं जाता है, ये 79 ले लिया। देन आता है 81 से 90 वाले में। 81 9 का स्क्वायर है। 83 8 और 3 83 में किसका भाग जाता है, नहीं जाता है। 85 नहीं लेना है। 87 8 + 7 8 7 कितना होता है 15, मतलब भाग गया 3 का, तो 87 नहीं लेना है। देन 89 में किसी का भाग जाएगा, 89 में किसी का भाग नहीं जाएगा, तो 83 एंड 89। फिर आते हैं आगे नेक्स्ट 91 से 100 के बीच में। तो 91 से 100 यहां पर लो 91, तो 91 9 + 1 10 होता, 3 का नहीं जाता, लेकिन 91 जो है 13 7 जा 91 होता है, मतलब 13 × 7, 7 का भाग जा रहा है, 13 का भाग जा रहा है, 91 नहीं होगा। फिर 93, तो 9 और 3 है, तो 9 और 3 में 3 का भाग जा ही रहा है। 95 लेना ही नहीं है। फिर आता है 97, तो 9 + 7 16 होता है, नहीं जा रहा है, और किसी पहाड़ में नहीं आता है, तो यहां से कौन आया 97। ये हुआ 91 से 100 के बीच में। तो 91 से 100 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो यहां पर अभाज्य संख्या होती है। अब आपके सामने सारे नंबर जो है वो आ चुके हैं, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन आपको ढूंढना हो सारे क्वेश्चन आपको इसी में से ही मिलेंगे। और 100 से आगे नी के बराबर ही पूछें या फिर नहीं पूछे, समझो आप कि यहां पर जो पूछना है वो यहीं पूछते हैं। अब कभी भी आपको एग्जाम में अगर पूछ ले कि 51 से 80 के बीच में, 51 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है वो बताओ, तो कम से कम आप निकालने का पैटर्न तो समझो कि निकालते कैसे हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। आप एक एक सवाल पे आते हैं, और क्या क्या सवाल बन सकते हैं वो मैं आपको यहीं बता देता हूं। तो देखो यहां जो लिखे हैं इसमें सबसे पहली चीज है वो आप यहां पर जानना, 2 के बाद कभी कोई सम संख्या नहीं आती है। आप देखो 2 अकेला एक ऐसा है जो सम संख्या है, बाकी उसके बाद कोई सम संख्या नहीं आएगी, ठीक है। इसकी कहानी मैंने आपको पहले ही बता दी है क्यों नहीं है ऐसा। उसके बाद सेकंड देखो, 5 के बाद कोई अंतिम 5 वाला नहीं आएगा, तो 5 एक बार आता है, उसके अलावा बाद में कभी कोई 5 का नाम वापस नहीं आता है, ठीक है। अब आपसे मैं अगर ये कहूं कि बताओ अभाज्य संख्याओं का अंतिम अंक क्या होता है या क्या नहीं होता है। अभाज्य संख्या जो होती है, अभाज्य संख्याओं का अंतिम अंक, अभाज्य संख्याओं का अंतिम अंक क्या होता है। चलो इसकी बात करते हैं, क्या होता है। तो अंतिम अंक क्या हो सकता है वो देखो। तो अभाज्य संख्या में अंतिम अंक एक तो 2 आ रहा है, तो 2 से शुरुआत करते हैं, 2 हो सकता है। 3 आ रहा है, 3 हो सकता है। 4 नहीं हो सकता, 5 हो सकता है, 5 दे रखा है। 7 हो सकता है, और देखो पीछे 9 भी आ रहा है, 9 भी हो सकता है। तो इसका मतलब है 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 है, 7 है, 9 है, और क्या हो सकता है। तो ये देखो 11 में पीछे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 हो सकता है। मतलब देखा जाए तो जितनी विषम संख्या है अपनी 5 की 5 विषम संख्याएं हो सकती है, और 1 2 और हो सकता है। तो कैसे ध्यान रखना है आपको कि विषम संख्या तो सारी की सारी आएगी ही आएगी। तो जितनी विषम संख्या है 5 वो सब अंतिम अंक में आएगी, साथ में एक सम संख्या और आ जाएगी। इसलिए अंतिम अंक पर अगर बात करें तो अंतिम अंक पे कितने अंक हो सकते हैं, तो उसका आंसर आएगा 6 अंक हो सकते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्याओं के अंतिम अंक पे कितने अंक हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। और कितने नहीं हो सकते, तो वो 4 है जो नहीं हो सकते। अब कौन है वो जो नहीं हो सकते, तो 0 है, 2 को छोड़ के 4 है, फिर 6 है और 8 है। ये वाले अभाज्य संख्या का अंतिम अंक कभी भी नहीं हो सकते। क्लियर बात। तो यहां से आपको जो है अभाज्य संख्याओं का एक एक पॉइंट समझा रहा हूं कि कहां से सवाल वो बना सकता है उसके लिए, ठीक है। एक एक चीज नोट करते हुए चलना, या फिर आप जब भी वीडियो देखो बाद में भी तो आप आराम से वीडियो को रोककर चीजें लिखते रहना, हमेशा काम आएगी आपके। चलो अब आगे बढ़ते हैं और संख्या देखो। अब आते हैं आगे जो मैंने क्वेश्चन वाइज लिखे हैं, तो आप यहां से अभाज्य संख्या जरूर नोट कर लेना, क्योंकि अभी आगे काम आएगी तो मैं वापस वैसे लाके आपको बताऊंगा। चलो बढ़ते हैं आगे। तो यहां से आता है सबसे छोटी भाज्य संख्या।
कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी। तो अभी हमने देखा था 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 और 4 में आपने जो देखा ये वाला, तो स्टार्टिंग गिनती कहां से करते हैं हम, 1 से। तो 1 अभाज्य भाज्य कुछ नहीं है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है और 4 भाज्य है। तो स्टार्टिंग सबसे पहला भाज्य जो आया वो भाज्य कौन सा आ रहा है, 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्या की शुरुआत कहां से हुई, 2 से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हुई। उसके बाद लिखा है सबसे छोटी सम अभाज्य कौन सी है। ये देखो क्या पूछा है, अभाज्य तो पूछा है लेकिन साथ में सम भी बोला है कि सम भी होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है, 2 से होती है। और 2 खुद जो है वो क्या है, सम संख्या है, इसके अलावा कोई नहीं होती है। तो इसका मतलब दोनों का आंसर सेम है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, अगर छोटी नहीं पूछ के ये यहां पूछ लेता सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी, तो भी 2 ही आता, क्योंकि सबसे छोटी बोलो या बड़ी बोलो है तो वो एक ही है। तो इसका मतलब आंसर 2 ही रहता है इसका। अब आगे क्या पूछा है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। इसके लिए देखो विषम, तो 2 क्या है, सम, और 2 से बड़ा कितना होगा, 3। तो इसका मतलब सबसे छोटी जो है विषम अभाज्य संख्या वो कितनी हुई, वो कौन सी हुई, 3 हुई। क्लियर। अगर यहां से कुछ क्वेश्चन और बढ़ा दूं तो देखो अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं में कितनी सम संख्या होती है, अभाज्य संख्याओं में कितनी सम संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या में कितनी सम संख्या होती है, अगर ये पूछे तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या है, 1 है। कितनी होती है इसलिए, कितनी होती है इसलिए 1 है, कौन सी होती है तो 2 आएगा। तो यहां से जाना अभाज्य संख्या में कितनी सम है तो 1, और कौन सी है तो 2। तो यहां पर ये पूछा था सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी सम, तो इस सम के लिए पूछा ये कितना है, 2। तो कौन सी 2 और कितनी है तो 1। क्लियर। चलो आगे देखते हैं, कुछ सवाल और बना रखे हैं मैंने, उन सवाल पे चलते हैं और उनको देखते हैं। अब आता है टोटल की बारी कि 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है। 1 से 50 तक कितनी है, 1 से 75 तक कितनी है, और 1 से 100 तक कितनी है। और 1 से 100 वाला बहुत पूछा हुआ है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है। तो शुरुआत कहां से है, 1 से 25 कितनी होती है, यहां से। तो हम आते हैं वापस अपने जहां हमने अभाज्य संख्या पढ़ी है यहां पर। अब आते हैं 1 से 25 तक, पहले देख लेते हैं 1 से 25 तक कितनी है। तो 25 का मतलब हुआ यहां तक, तो यहां से 4 ये न 4 ये, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8, 8 और 1 9, मतलब 1 से लगाकर 25 तक अभाज्य संख्या कितनी पड़ेगी, 9 पड़ेगी। क्लियर। चलो आगे और गिन लेते हैं, 50 तक कितनी होगी, तो 9 तो हो ही गई है, एक्स्ट्रा और गिन लो। तो 50 तक जाना मतलब यहां तक, तो एक्स्ट्रा कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6, तो एक्स्ट्रा और कितनी बढ़ गई, 6। तो पहले कितनी थी, 9, आगे जाके आंसर लिख रहा हूं मैं सब, ठीक है। तो पहले थी 9, 6 और बढ़ गई, तो 9 + 6 कितना हो गया, 15। अब आते हैं 1 से 75 तक, अगर 75 तक पूछे तो यहां तक हुआ, तो और एक्स्ट्रा कितनी बढ़ गई वो देखो, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 6 और बढ़ गए, पहले भी 6 बढ़ी अभी 6 और, तो 9 + 6 15 और 15 + 6 21। तो कहानी कहां तक बढ़ गई है, 21 तक, 1 से 75। और अगर 1 से 100 तक बोल दे तो अब कितना और बढ़ जाएगा, तो 1 2 3 4, लास्ट में कितनी बढ़ रही है, 4 और बढ़ रही है। तो इसका मतलब है पहले 6 बढ़ा, फिर 6 और 4, तो 6 6 4। ये गणित याद रखो तो भी काम आपका हो जाएगा। तो यहां से मैं सब लिख देता हूं। चलिए 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या होती है 9। फिर आता है 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो उसके अंदर 6 और बढ़ जाएगी, तो 9 + 6 यहां पर हो जाएगा आंसर 15। ठीक है। उसके बाद 1 से 75 तक जाओगे तो 6 और बढ़ जाएगी, तो 6 और बढ़ जाएगी, तो ये हो गया 15 + 6 21। उसके बाद है कि 1 से 100 तक कितनी होगी, तो 100 में 4 बढ़ा दो, तो 4 और यहां बढ़ा दो, तो 21 और 4 कितना होता है, 25। और आपको मैंने बोला कि ये बहुत बार पूछा हुआ है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो इसको अच्छे से ध्यान ना, इसमें स्टार लगा देना कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 25 होती है। ठीक है, 6 6 4 याद रख सको तो ऐसे याद रख लो 6 6 4 वाला, ठीक है, ताकि यहां से आपको सारे आंसर याद हो जाए यहां से। देन आगे आता है, अब देखो यहां क्या पूछा है, 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्या कितनी होती है।
अब अभाज्य कितनी होती है ये तो निकाल दिया, अब भाज्य कितनी होती है ये निकालने के लिए बच्चे क्या करते हैं, अक्सर यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक कर लेते हैं। और वो छोटी सी मिस्टेक क्या है कि अभाज्य संख्या कितनी होती है 25, तो वो क्या समझ बैठते हैं कि 1 से 100 तक 100 संख्या होती है, ठीक है 100 संख्या, उसमें से अभाज्य कितनी है 25, तो अभाज्य संख्या हटा दो 25, तो रिमेनिंग कितना बच गया 75। और ऑप्शन वाला भी 100% 75 देता ही देता है कि सर अभाज्य संख्या जो है वो तो कितनी होगी 75 होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने आगे पढ़ा था अभी कि एक जो है वो एक न तो भाज्य संख्या होती है न ही अभाज्य होती है, तो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, तो एक जो है वो भी इधर काउंट नहीं होगा, तो 25 भी काउंट नहीं होगा और एक भी काउंट नहीं होगा। इसका मतलब है 25 और 1 26 हटा दो इसमें से, तो 100 माइनस 26 मतलब रिमेनिंग कितना हो गया 74। ठीक है, तो याद रखना ये पॉइंट कि अब तक तो भाज्य संख्या पूछी एग्जाम वालों ने, अगर कभी अभाज्य पूछिए, अगर कभी भाज्य भी पूछ ले तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। करना है क्या है, जितनी अभाज्य है उन्हें हटा के एक एक्स्ट्रा हटाना है। तो अगर आपको बोला जाए कि 1 से 10, सिर्फ 1 से 10 संख्याओं में भाज्य कितनी पड़ेगी, तो 1 से 10 में भाज्य कितनी पड़ेगी, तो आपको देखना है कि 1 से 10 में अभाज्य कौन कौन होती है, 2 3 5 7, कितनी हो गई 4, तो 4 ये और साथ में एक और ले ले रहा, मतलब कितने हो गए 5। तो 1 से 10 में 10 संख्या है, उसमें से 5 भाज्य में नहीं आएगी, तो आएगी कितनी 5 आएगी ऐसे। और अगर मैं आपसे पूछूं 1 से 25 तक कितनी भाज्य होती है, तो याद रखो सीधा से ये आपको उस समय ये संख्या याद रखनी पड़ेगी। तो 1 से 25 तक भाज्य कितनी होती है, तो पहले देखो 1 से भाज्य जो है उसके बीच में अभाज्य पे जाते हैं कि 1 से 25 तक अभाज्य कितने 9 और 1 हमने स्टार्टिंग में छोड़ दिया 10, तो 25 में से 10 हटा दो, तो 25 में से 10 हटा दो मतलब कितना हो गया 15, ये 15। तो 1 से लगाकर 25 तक 15 जो है वो आपकी भाज्य संख्या होती है। आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलो, तो ये थी टोटल संख्या कितनी होती है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला देखो आगे लिखा हुआ है, यहां से क्वेश्चन कंप्लीट आ रहा, थोड़ा सा कट रहा है, चलो अब देखो सभी अभाज्य संख्याओं के योग, तो सभी अभाज्य संख्याओं योग व विषम अभाज्य संख्याओं योग का अंतर कितना होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान ना, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं। इसलिए सभी अभाज्य संख्याओं योग और वह विषम अभाज्य संख्याओं योग का डिफरेंस कितना होगा, तो यहां पर ये वर्ड समझ आओगे ना सब काम हो जाएगा। अब आता है कि अभी जैसे मैं आपको सिर्फ 1 से 10 की बात ही करता हूं, तो 1 से 10 में नंबर कौन से अभाज्य वाला है, 2 फिर 3 फिर 5 और 7, ठीक है 2 3 5 7 ये है। अब समझना यहां पर सभी अभाज्य संख्याओं योग करो, तो सभी अभाज्य संख्याओं योग का मतलब हुआ 2 + 3 + 5 + 7, ठीक है, ये हो गया सभी अभाज्य संख्याओं योग। फिर वो बोल रहा है कि वह विषम अभाज्य संख्याओं योग, तो विषम अभाज्य संख्या जोड़ो, तो विषम जोड़ेंगे इसका मतलब हम सम को छोड़ देंगे, तो विषम को जोड़ेंगे तो हम सम को छोड़ देंगे। तो अगर मैं 1 से लगाकर 100 तक सारी संख्याओं को जोड़ देता, 1 से लगाकर 100 तक सभी संख्याओं को जोड़ता, तो 2 ही एक ऐसा है जो सम होता, बाकी तो पीछे सारे विषम ही होते। भाई यही तो सम है, बाकी सब तो विषम ही है। तो इसका मतलब है सभी अभाज्य संख्याओं का योग व विषम अभाज्य संख्या योग का अंतर, इनमें डिफरेंस कितना होता। तो दोस्तों अगर आप सारे अभाज्य संख्या जोड़ोगे और इधर इनको देखोगे तो इससे वो हमेशा ही माइनस हो जाएगी। तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ, वो सीधा सा लॉजिक ये है कि सभी अभाज्य संख्याओं के योग मतलब सम और विषम मिलाकर, और आप कह रहे हो कि उसमें से विषम को हटा देना, तो सम और विषम मिलाकर विषम को हटा देना, तो लास्ट में आंसर जो बचेगा वो आंसर आपका जो बचेगा वो क्या बचेगा, सिर्फ सम संख्या बचेगी। और सम संख्या का मतलब है हमेशा ही इसका आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो इस सवाल का ध्यान ना, सिर्फ लॉजिकली एक इतना सा समझाना था आपको कि अभाज्य संख्या यहां सभी लिखा है, सभी का मतलब सम प्लस विषम सब लेनी है, लेकिन उसमें से विषम वापस हटानी है। तो सम प्लस विषम लेकर विषम ही अगर हटा देंगे तो बचेगा ही क्या, ओनली सम ही बचेगा। इसलिए इस सवाल का आंसर क्या रहेगा, हमेशा 2 ही रहेगा, चाहे वो कितनी भी संख्याओं का योग पूछ रहा हो। क्लियर, चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या लिखा है,
अभाज्य संख्याओं में दो अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, तो ये पूछा गया था रीट वाली भर्ती में। तो यहां पर देखो अभाज्य संख्याओं में दो अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, तो दो अंकों की सबसे बड़ी और दो अंकों की सबसे छोटी। तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपने देखा होगा जो 91 से 100 के बीच में आई थी। तो 91 से 100 के बीच में जो संख्या आई थी वो संख्या थी कौन सी, 97, जो सबसे बड़ी थी। तो दो अंकों की सबसे बड़ी है और दो अंकों की सबसे छोटी, तो दो अंक कहां से शुरू होते हैं दोस्तों, 10 से। तो 10 के जस्ट बाद जो आई है वो है कौन सी, 11। तो दो अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, तो 97 और 11, और इसमें से हम माइनस करें तो अंतर कितना होगा, डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस कितना आया, 86। तो दो अंकों की सबसे बड़ी और दो अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर 86 है। क्लियर, चलो और आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, दो अंकों की ऐसी, तो दो अंकों की ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं, क्या पूछा है, कितनी अभाज्य संख्याएं जिनके अंकों को आपस में बदलने पर भी अभाज्य संख्या ही रहती है। मतलब ऐसे हैं जिनको इंटरचेंज भी कर दे तो भी अभाज्य संख्या ही रहेगी। तो अब आता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनको पलटने पर भी अभाज्य संख्या ही रहेगी। चलो ढूंढ के आते हैं अभी। तो हमने संख्या जो निकाली वो ये है। इनमें अब हमें क्या ढूंढना है, इनमें हमें ढूंढना है कि वे संख्याएं, एक सेकेंड, इसमें हमें वो संख्या ढूंढनी है जिनको आगे पीछे घुमा भी दे तो भी वो अभाज्य संख्या ही रहेगी। और एक्सचेंज करने के लिए कम से कम हमारे पास दो अंक होने चाहिए। तो दो अंक यहां पर बोले तो कहां से, 11 से। ठीक है, अब आते हैं आगे और। तो यहां से देखो एक 11 है, तो 11 को अगर आगे पीछे चेंज करोगे तो 11 ही बनेगा। तो ये दो काउंट नहीं होंगे, ये काउंट एक ही होगा, क्योंकि 11 है, आगे पीछे करूंगा तो भी 11 ही रहेगा। तो इसका मतलब एक संख्या 11। फिर आता है 1 3, 13 है। अब 13 को चेंज करो आगे पीछे तो क्या हुआ, 31। तो इसका मतलब 31 है। इसका मतलब हुआ कि 13 भी है और 31 भी है। तो 13 को बदलोगे तो 31 बनेगा, 31 को बदलोगे तो 13 बदलेगा। तो इसका मतलब 13 भी एक संख्या हुई और 31 दूसरी संख्या हुई, ये दो काउंट हुई। आगे आते हैं 1 7 17, 17, और 17 का उल्टा देखो यहां पर, ये 71, ये भी है। मतलब इनको आगे पीछे चेंज करें तो ये अभाज्य संख्या ही रहेगी। चलो आगे आते हैं 1 9, क्या 91 है, नहीं। फिर 2 3। अब देखो यहां पर ऐसा नहीं हम सब जगह ढूंढने जाएंगे, एक पॉइंट है, जब भी आगे यहां अगर कोई सम संख्या आएगी तो अगर यहां सम संख्या आएगी तो जैसे आप इसको इंटरचेंज करोगे तो वो सम नंबर, इवन नंबर पीछे आएगा। और 23 का उल्टा कितना हो गया, 32, 32, और 32 जो है वो क्या है, सम संख्या है। इसका मतलब हुआ कि दो पीछे जाएगा तो सम बन जाएगा। तो जहां जहां सम संख्या आगे होगी उनको इंटरचेंज करोगे तो इसका मतलब है वो पीछे जाके वो सम संख्या बना देगा, और सम संख्या अभाज्य में नहीं आता फिर। तो इसका मतलब हमें इस रो को, इसको और इसको नहीं ढूंढना है, क्योंकि ये सम संख्या बना देगा। तो हमें बाकी को ढूंढना है। तो इसका मतलब अब सीधा यहां आएंगे हम। अब 37 का उल्टा देखो, 73 लिखा हुआ है, एक ये हो गया और एक 73 हो गया। क्लियर। अब हम 5 वाले रो में आएंगे। अच्छा, 5 वाले रो में भी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि 5 अगर पीछे आ गया तो उसमें तो यहां पर अभाज्य संख्या रहेगी नहीं। तो 53 का उल्टा क्या होता है, 35, तो ये नहीं हो सकता। 59 का उल्टा 95, ये नहीं हो सकता, ये रो भी खत्म। तो बची कौन सी रो, सिर्फ यहां से ये और लास्ट वाला है। अब 79 का उल्टा क्या होता है, 97, तो 79 और 97। अब आते हैं यहां पर काउंट करते हैं कि ये कितनी संख्या हुई, क्योंकि पूछा क्या था, कितनी पूछा था। अब आते हैं इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी हुई, 9 संख्या है। ठीक है, तो अपना आंसर रहेगा 9। तो यहां पर आंसर है कितनी अभाज्य संख्या है, तो कितनी अभाज्य संख्या है दोस्तों, 9 संख्या है। ये 9 संख्या। अगर पूछ लिया जाए कौन सी है तो आप लिख सकते हो 11 है। फिर इसको मैं अलग ही कर देता हूं, तो यहां से इधर लिख देता हूं 11, एक सिंगल हो गया। उसके बाद आता है कौन, 13, और 13 का अपोजिट आया कौन सा, 31। फिर आता है कौन सा, 17, और 17 का अपोजिट आया 71। ठीक है, उसके बाद आता है कौन सा, 3 वाला, तो यहां से 31 तो हो गया सर। फिर 5 वाला आएगा नहीं, फिर कौन आया, 7 वाला, तो 71 हो गया। 73, तो इसका मतलब है 37 और 73।
ठीक है। देन आता है कौन, 31 हो गया, 33 आ नहीं सकता, 35, 37, 39 ये हो गया। 37 के बाद 77 नहीं आएगा, तो इसका मतलब कौन सा है 79, और 79 का रिवर्स कौन सा हुआ 97। ठीक है, ये संख्या है जिनके अंकों को पलट भी दो आप तो भी ये क्या रहेगी, अभाज्य संख्या रहेगी। तो कितने होगी, 4 ये ना 4 ये 8 और 1 11 9। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। तो ये था अभाज्य संख्याओं के लिए पॉइंट कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है उसके लिए। आगे बढ़े और चलो आगे देखो क्या लिखा है। यहां लिखा है अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ियां, जोड़ी ढूंढनी आपको। और अभाज्य युग्म का मतलब क्या है, तो देखो अभाज्य और युग्म, तो युग्म का मतलब यहां क्या लिखा, देखो वर्ड लिखा हुआ है ट्विन। तो ट्विन के बारे में आप सब जानते हो, ट्विन मतलब ट्विंस। तो ट्विंस का मतलब क्या होता है, दो बच्चों के लिए बोला जाता है ट्विंस। इसका मतलब यहां क्या है, तो ट्विन प्राइम का मतलब है ऐसी अभाज्य संख्याएं। ट्विन प्राइम, ये आपको अभाज्य युग्म के लिए परिभाषा भी पूछ सकता कहीं कि अभाज्य युग्म किसे कहते हैं। तो अभाज्य युग्म किसे कहते हैं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में 2 का अंतर हो, मतलब डिफरेंस जो आए वो 2 आना चाहिए। तो ऐसी अभाज्य संख्या जिनमें 2 का डिफरेंस हो, तो 2 संख्या अंतर हो, वे सारी कौन सी होती है, अभाज्य युग्म होती है। तो यहां मैं लिख देता हूं ऐसी अभाज्य संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें अंतर 2 हो। ठीक है, ऐसी अभाज्य संख्या जिनमें अंतर कितना हो, 2 हो। अब देखते हैं वो कौन सी होती है और कितनी होती है। तो स्टार्ट करते हैं कौन सी और कितनी। तो 2 से 3 नहीं होगी, 3 है, 3 के साथ कौन आ सकता है 5, 1, 5 के साथ कौन आ सकता है 7, ये हो गई 2। फिर है 11, 11 के साथ कौन आ सकता है 13, 11 13, 13 15 नहीं होता, 15 17 नहीं है, फिर 17 19, तो 17 के बाद कौन आएगा 19, 19 21 नहीं होगा, 21 23 नहीं होगा, फिर 23 25 नहीं होगा, 27 29 नहीं होगा, 29 के साथ, तो 29 के साथ कौन 31, 31 33 33 35 35 37 37 39 नहीं होगा, 39 41 नहीं होगा, 41 43 ये होगा, 41 43 43 के बाद 45 नहीं हो सकता, 47 है लेकिन 49 नहीं हो सकता। फिर आता है 51, तो 51 और 53, तो 51 में भाग जा रहा है तो 51 तो हो नहीं सकता, 53 और 55 नहीं हो सकता। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो वहां से 71, तो 71 और 73, 71 और 73, और कौन सा होगा यहां से, तो 2 का अंतर ही होना चाहिए, मतलब 5 नहीं होगा 61, 61 हुआ तो 63 नहीं हो सकता, 65 नहीं है, 69 नहीं हो सकता। उसके बाद आता है 71 73 5 नहीं हो सकता, 75 77 नहीं हो सकता, 79 और 81 नहीं हो सकता, 81 के बाद 83 के बाद जो आएगा, 83 के बाद कौन सा रहेगा, और 85 नहीं हो सकता, 87 नहीं हो सकता। उसके बाद कौन आया 89, तो 89 और 91 नहीं हो सकता, 93 नहीं हो सकता। तो फिर बच कौन गया, एक और कोई मिलना चाहिए था जो कहीं रह गया है। चलो अभी चेक कर लेते हैं कौन सा रह गया। हाँ ये वाला 59, ये वाला, तो एक हमारे यहां ये रह गया है। चलो तो ये है 59 और 61, ये बीच में रह गया, और ये है 71 से 73। ठीक है, तो यहां से आता है टोटल, कि टोटल जो है अभाज्य युग्म 1 से 100 के बीच की बात करूं, तो 1 से 100 अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से 100 में कितना है, तो पहले मैं बता दूं 1 से 50 कितना है, और फिर 51 से 100 कितने हैं, ताकि हमें टोटल भी मिल जाएगा और अलग अलग सेपरेट भी हो जाएगा। तो 1 से 50 में कितना है, 1 से लगाकर 50 तक ये अभाज्य युग्म होते हैं। अभाज्य युग्म तो कितनी जोड़ियां हुई, 1 2 3 4 5 6, तो 1 से 50 तक में अभाज्य युग्म होते हैं 6। अब पूछा है 51 से 100 में कितने होते हैं, तो लास्ट में कितना बचा है 2, इसका मतलब ये 2 होते हैं। अब आपसे पूछा जाए टोटल बता दो, तो मतलब 1 से लगाकर 100 तक बता दो, तो 1 से लगाकर 100 तक अभाज्य युग्म कितने होते हैं, तो 1 से लगाकर 100 तक अभाज्य युग्म टोटल दोस्तों कितने हैं, तो 6 + 2,
और 6 + 2 का मतलब कितना होगा 8, तो इसका मतलब 6 + 2 8, 8 युग्म होते हैं। ठीक है, ये था अभाज्य संख्याओं के बारे में कंप्लीट डिटेल है। इसके अलावा अभाज्य संख्या में योग, जैसे कहीं आप पढ़ोगे अभाज्य संख्या में योग बताओ, मतलब उनको जोड़ के बताओ। अभाज्य संख्या कभी जोड़ने को कोई नहीं बोलता है। हाँ, छोटी संख्या को जोड़ने को बोल सकता है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्या योग क्या होगा, ऐसे तो वो चलता है। बाकी ऐसे कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या जोड़ के बताओ, कभी नहीं पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज की क्लास अभाज्य संख्याएं और अभाज्य युग्म और भाज्य संख्या। अब आगे संख्या और कौन सी आती है, वो आती है असहभाज्य या सह अभाज्य संख्या। तो एक सेकंड, आपको वो भी आगे स्लाइड है, चलो ये भी बता ही देता हूं मैं लगे हाथ, ताकि अलग से नहीं पढ़ना पड़े। तो देखो यहां से लिखा हुआ सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या है, अभाज्य संख्या साथ में है क्या, तो को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, तो सीधा सा गणित इसमें ऐसा है, तो ध्यान ना, सह अभाज्य संख्या को प्राइम। अब क्या है, थोड़ा सा इसमें पॉइंट है इसलिए ध्यान ना, ऐसी संख्याएं, न कि अभाज्य संख्या, ठीक है, ऐसी संख्याएं, ठीक है, जिनमें, अच्छा ऐसे में ध्यान ना, ऐसे दो, ऐसा नहीं सारी, ध्यान दो, ऐसी दो संख्याएं जिनमें कॉमन को हिंदी में बोले तो उभयनिष्ठ, ठीक है, ऐसी दो संख्याएं जिनमें कॉमन मतलब उभयनिष्ठ सिर्फ एक हो, और इन्हें अगर मैथ्स की भाषा में जाएं तो मैथ्स में हम कॉमन को बोलते हैं मस, एचसीएफ, मतलब ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना हो, एक हो। सीधा सा कहें तो उसमें किसी का भाग नहीं जाता हो, और क्योंकि दोनों कॉमन, एक का मतलब क्या हो, किसी का भाग नहीं जाए। लेकिन वो संख्या, यहां क्या लिखा, ध्यान ना, संख्या लिखा है, वापस मैं यहां पर अच्छे से आपको ये ध्यान दिला दूं, इधर ये संख्याएं लिखा है, और संख्याओं का मतलब यहां पर भाज्य भी हो सकती है और अभाज्य भी हो सकती है। ये ध्यान ना आप, भाज्य भी हो सकती है और अभाज्य भी हो सकती है, बस ये कि जिनमें कॉमन एक ही हो। अब आते हैं एग्जांपल कैसे, जैसे देखो 2 और 3। अब 2 और 3 जो है वो 2 और 3 क्या है, तो ये अभाज्य, ये को प्राइम जो है सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें कॉमन एक ही है। अगर मैं 3 और 4 कहूं तो 3 और 4 क्या है, ये भी है। 4 और 5 ऐसे, इसका मतलब है जो गिनती के दो नंबर होते हैं पड़ोसी, गिनती के दो पड़ोसी नंबर हमेशा सहअभाज्य होते हैं, क्योंकि उनमें कॉमन एक के अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद आता है, देखो क्या, उसके बाद आता है, जैसे मैं ले लूं यहां 3 और 3 के बाद मैंने ले लिया 9। अब 3 और 9, तो 3 का भाग 9 में जा रहा है, तो ये वाला जो जोड़ा है वो सहअभाज्य नहीं है। लेकिन अगर मैं लिख दूं 4 के साथ 9, तो देखो 4 भाज्य है, भाज्य संख्या का कंपोजिट नंबर है, 9 जो है वो भी भाज्य संख्या है, लेकिन ये दोनों साथ में अगर आते हैं तो यहां कॉमन जो है एक ही है, कॉमन और कुछ नहीं है, मतलब सहभाज्य है, क्योंकि कॉमन इनमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में समझना कि आपकी यह भाज्य नहीं आएगी। अब जैसे मैंने 16 ले लिया, अब 16 के साथ अगर मैं यहां से कोई बड़ा नंबर 25 ले लूं, अब 16 और 25 है, अब 16 में अपने खुद के भाग 2, 4, 8 किसी के भाग जाते हो, 25 में 5 के भाग जाते हो, लेकिन ये दोनों साथ में आ रहे हैं इसलिए इनमें कॉमन कुछ नहीं है। 16 और 25 में एक साथ किसी का भाग नहीं जाता है, इसलिए ये कौन सी संख्या हो गई, को प्राइम, मतलब सहअभाज्य संख्या हुई। तो सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनमें कॉमन जो है वो क्या हो, एक हो। अब ऐसी कंडीशन कहां कहां आ सकती है, ऐसा कहां हो सकता है, तो एक तो देखो क्रमागत, ये जो गिनती है, तो मैं लिख देता हूं क्रमागत प्राकृत संख्या, गिनती को क्या बोलते हैं हम, प्राकृत संख्या। तो क्रमागत प्राकृत संख्याएं जो होती है वो हमेशा सहअभाज्य होती है, क्योंकि दो पड़ोसी में कभी किसी का भाग नहीं जा सकता। उसके बाद आता है विषम संख्याएं। तो ध्यान ना दोस्तों, दो विषम संख्या कोई भी उठा के देखो, 3 5, 5 7, 11 13, कोई भी दो विषम संख्या उठा के देखो पड़ोसी, उनमें कभी किसी का भाग नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें अंतर 2 का ही होता है। तो 2 के अंतर होगा तो कभी कोई पहाड़े में दो विषम संख्या एक साथ किसी पहाड़े में नहीं आ सकती पड़ोसी। तो इसका मतलब है दो क्रमागत विषम संख्या, ठीक है, क्रमागत विषम संख्या जो है वो कभी भी
क्रमागत विषम संख्याओं कभी किसी का भाग नहीं जाता है, इसलिए वो सभाज्य होती है। तो यहाँ सभाज्य ये होती है, सभाज्य ये होती है। और अगर अभाज्य संख्या साथ में आती है तो अभाज्य संख्या साथ में आने पर तो वो हमेशा ही कोप्राइम होगी, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में तो कभी किसी का भाग जाता ही नहीं है। जैसे 3 है, अब 3 के साथ में 11 ले लो तो कौन सा भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है ये संख्या याद रखना जो सभाज्य होती है। तो कौन सी है, क्रमागत प्राकृत संख्या मतलब कंटिन्यू गिनती, दो पड़ोसी गिनती के। क्रमागत विषम मतलब है दो पड़ोसी विषम संख्याएं। और फिर है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या आने पर वो हमेशा क्या होती है, सह अभाज्य संख्या होती है। क्लियर है दोस्तों। तो ये थी आज की क्लास अपनी, और आज की क्लास में क्या पढ़ा हमने, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य युग्म क्या होते हैं, और सह अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, ये कंप्लीट डिटेल मैंने आपको जो है इस टॉपिक में पूरी पढ़ा दी है कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करना और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वापस कल इसी टाइम पे, और रात को 9 बजे जो है वो होगी रीजनिंग की क्लास। कितने बजे, 9, 9:30 को मैं 9 कर रहा हूँ, 9 बजे रीजनिंग क्लास। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वापस सेम टाइम। ओके, बाय बाय,